साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के पाठ 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग इस पाठ का अध्ययन करेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में पाठ 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और उसका नोट्स आपको प्रोवाइड कराया था। आज के हम इस वीडियो में उसके अगले चैप्टर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग चैप्टर में सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग होता है वह क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में, निदान सूचक, कृषि में आनुवांशिक रूपांतरित फसलें, जैव सुधार एवं ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। देखिए, जो भी बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो उपयोग है वह चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल के क्षेत्र में होता है, निदान सूचक के क्षेत्र में, और कृषि में आनुवांशिक रूपांतरित। कृषि में आनुवांशिक रूपांतरित का मतलब बोले हैं कि जो फसलें जिस क्षेत्र में नहीं लग सकती उस क्षेत्र में भी उसको लगाया जाए, या उसमें कुछ पौधे हम लोग उगाते हैं उसमें कुछ कीड़े लग जाते हैं जिससे फसल पूरा खराब हो जाता है। इस समस्या को भी दूर करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जैव सुधार और ऊर्जा उत्पादन, बहुत सारे ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जल्द से जल्द और ज़्यादा देर तक वह ऊर्जा टिका रहे, इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। भाई, जैव प्रौद्योगिकी के कितने अनुसंधान क्षेत्र हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। पहला, उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं या जो शुद्ध एंजाइम होता है उसके रूप में उत्प्रेरक का हम लोग निर्माण कर सकें, और उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का भी निर्माण कर सकें। ठीक है। तीसरा, अनुप्रवाह जो प्रक्रमण तकनीक है का प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में इसका उपयोग करना, ये हो जाता है इसका विवेचनात्मक सिद्धांत। और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है और चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। इन दोनों को महत्वपूर्ण रूप से इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए, आइए जानते हैं कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का क्या इस्तेमाल है। तो देखिए, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में खाद्य उत्पाद के वृद्धि के लिए 3 विकल्प होते हैं। बोला जा रहा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो कृषि में जो खाद्य उत्पाद, भोजन हेतु जो खाद्य उत्पाद होता है उसको वृद्धि के लिए, मतलब खाद्य उत्पाद जो हो रहा है वो कम मात्रा में, मान लीजिए एक कट्ठा खेत में 20 किलो धान हुआ, 10 किलो धान हुआ, तो उसको 30 किलो कैसे किया जाए एक कट्ठा खेत में, इस प्रकार से हम लोग कैसे यह काम करें, तो वही जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पहला आता है इसमें कृषि रसायन आधारित कृषि, दूसरा कार्बनिक कृषि, तीसरा आनुवांशिक रूपांतरित फसल आधारित कृषि। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला आता है कृषि रसायन आधारित कृषि किसे कहते हैं। तो देखिए, जो कृषि रसायन आधारित कृषि होता है, बोला जा रहा है कि जो हरित क्रांति द्वारा उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होने के बाद भी पर्याप्त खाद्य उत्पादन मुश्किल था। देखिए, जब हरित क्रांति की शुरुआत हो गई, मतलब बहुत सारे खाद्य उत्पाद होने लगे यूरिया के द्वारा, यूरिया बहुत सारे खाद डाल करके, तो उसका 3 गुना वृद्धि हो गया। जितना भी फसल पहले उगाया जाता था उसमें 3 गुना वृद्धि हो गया, उससे 3 गुना फसल उगाया जाने लगा। उसके बाद भी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पाद क्या था, मुश्किल था, फिर भी लोग भूखे मरते हैं। फिर देखिए, पीड़कनाशी यानी कि पेस्टिसाइड्स एवं उर्वरक का प्रयोग करके उत्पादन की वृद्धि कराया जाता है। मतलब जो भी धान गेहूं का उत्पादन होता है उसमें पीड़कनाशी और उर्वरक अर्थात खाद का प्रयोग करके क्या करते हैं, उसमें वृद्धि कराते हैं, जो कि किसानों के लिए अधिक महंगा है। अब जाइए, आप लोग यूरिया खरीदने जाते हैं तो लगभग आपको दुकान में जाइएगा तो 10 रुपये kg मिलेगा। ऐसे 250-300 रुपये के 50 kg आपको सरकारी दुकान में मिल जाता है खाद में।
लेकिन फिर भी काफ़ी महंगा हो जाता है। लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा खेत होता है। अब देखिए डाई खरीदने जाते हैं वो भी महंगा। बहुत सारे ऐसे खाद हैं जो काफ़ी महंगे हैं और जिनको देना भी क्या होता है, फसल में ज़रूरी होता है। तो किसान उतना एफोर्ड नहीं कर पाते कि वे उसको खरीद सकें। तो यह कृषि रसायन, जल, मृदा तथा भोज्य पदार्थों को भी अत्यधिक दूषित करता है। और यह जो कृषि है वह क्या करता है, जो हमारा पानी है उसको भी दूषित करता है, मृदा मिट्टी को तो अत्यधिक दूषित करता है। जैसे कि पहले आप लोग जानते हैं किसानों का मित्र केंचुआ कहा जाता है। वह केंचुआ क्या करता था, वह हमेशा मिट्टी को फर्टिलाइज बना उसको अच्छी तरीके से बनाए रखता था, उपजाऊ बनाए रखता था। लेकिन जैसे ही हम लोग उस पर खाद डालने लगे खेत में तो उनकी मृत्यु हो गई, उनका दर घटने लगा तथा भोज्य पदार्थों को भी अत्यधिक, जो भोज्य पदार्थ निकलते हैं उसको भी दूषित करता है, जो खाने योग्य नहीं होता फिर भी मजबूरी है तो खाना पड़ता है। फिर कार्बनिक कृषि किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। बोला जा रहा है कि जो फसल बढ़ाने के लिए कार्बनिक कृषि में जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, जैव नियंत्रक, जैव पीड़कनाशी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक कृषि के अंतर्गत क्या किया जाता है कि फसल का उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग कार्बनिक कृषि में जैव उर्वरक का, जैव नियंत्रक का, जैव पीड़कनाशी का मतलब जो भी कीड़े लग जाते हैं या फसल खराब हो जाते हैं तो उसके लिए कुछ उसमें विटामिन डाला जाता है, पीड़कनाशी डाला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो सभी कार्बनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से बनाए जाते हैं। अब अनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, जीएमओ जिसे नाम से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीएमओ किसे कहते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे। तो ऐसे जीव पादप जंतु या सूक्ष्म जीव जो जीन स्थानांतरण द्वारा परिवर्तित किए गए हैं उसे अनुवांशिक रूपांतरित जीन कहते हैं और इसे परजीवी जंतु या पादप भी कहा जाता है। बोला जा रहा है कि ऐसा जीव, चाहे वह पादप हो, जंतु हो या सूक्ष्म जीव हो, जो जीन स्थानांतरण के द्वारा, आगे आप लोग पढ़ेंगे कि जीन स्थानांतरण किस प्रकार होता है, परिवर्तित किए गए हैं उसे अनुवांशिक रूपांतरित, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। बोला जा रहा है कि अनुवांशिक रूपांतरित जो पौधे होते हैं उसका प्रयोग अनेक प्रकार से लाभदायक होता है। जो अनुवांशिक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है वो अनेक प्रकार से लाभदायक होता है। क्यों? तो जो अनुवांशिक रूपांतरित जो पौधा होता है वो कम समय में उत्पन्न हो जाता है। जो अनुवांशिक रूपांतरित पौधा होता है जिनको अनुवांशिक रूप से क्या किया जाता है वो कम समय में पैदा हो जाता है, कम समय में उत्पन्न हो जाता है। और अजैव प्रतिबलों जैसे कि ठंडा होता है, कभी सूखा आता है, लवण आता है, तापमान इत्यादि के प्रति पौधा अधिक सहनशील होता है। देखिए हम लोग धान का फसल लगा देते हैं और धान आप लोग जानते हैं कि वह पानी में अत्यधिक, मतलब जितना उसको पानी दिया जाए अच्छा है। तो उसको अगर पानी नहीं हम लोग दे पाते हैं तो वह क्या होता है, अगर ज़्यादा धूप हो जाता है तो फसल खराब हो जाता है। जैसे इस बार के मौसम में उत्तरी बिहार में या इधर बोलें तो चारों साइड ऐसा हुआ है कि धान का फसल अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है। अभी तो फसल लगा हुआ है लेकिन बारिश इस बार कम हुई है, तो जिसके कारण क्या हुआ है कि फसल अत्यधिक खराब हो गए हैं। और जैसे कि हम लोग क्या करें कि गेहूं का पौधा है, अब उसमें हम लोग केवल पानी ही डाल दें तो वह फसल भी खराब हो जाएगा। आलू का पौधा है, केवल पानी डाल दें खराब हो जाएगा। कोई दलहनी पौधा है, दलहनी पौधा में पानी बहुत कम लगता है, उसमें केवल पानी डाल दें तो वो भी फसल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यह जो अजैव प्रतिबलों के प्रति, जैसे कि कभी ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, सूखा पड़ गया, लवण आ गया, तापमान ज़्यादा हो गया, तो इसके प्रति पौधा क्या होता है, सहनशील होता है, उसको सह सकता है। और रासायनिक उर्वरक एवं पीड़कनाशी की कम आवश्यकता होती है। जो रासायनिक उर्वरक यूरिया, डाई, पोटाश इत्यादि सब जो रासायनिक उर्वरक हैं, खाद हैं, और जो पीड़कनाशी हैं इसका कम आवश्यकता होता है अनुवांशिक रूपांतरित पौधे में। जो अनुवांशिक रूपांतरित पौधे होते हैं उसके द्वारा खनिज लवण का उपयोग में भी वृद्धि होता है, उसमें खनिज लवण भी पाए जाते हैं। और कटाई के बाद होने वाले नुकसानों को भी कम किया जाता है। और जो कटाई के बाद, एक मिनट, बोला जा रहा है जो कटाई के बाद होने वाला जो नुकसान होता है उसको भी कम किया जाता है। फिर बोला जा रहा है कि खाद्य उत्पादों के पोषणिक स्तर में वृद्धि। जो खाद्य उत्पाद जो होता है, खाद्य पदार्थ होता है, उसका पोषण का स्तर में वृद्धि हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे गोल्डन राइस का नाम लिखा गया है एग्जाम्पल में, जो विटामिन ए समृद्ध धान है, जिसे लाल धान भी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो पौधा है ना, गोल्डन राइस, सुनहरा धान, इसमें आप लोग जानते हैं कि चावल खाने से केवल कार्बोहाइड्रेट मिलता है,
लेकिन आनुवांशिक रूपांतरित प्रयोग के द्वारा इसमें क्या किया गया है, तो इसमें विटामिन ए, अब विटामिन ए कैसे डाला गया है, तो सनफ्लावर के डैफोडिल्स नामक पौधे से डाला गया है, निकाल करके बीटा कैरोटीन जीन से। इसको अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो जो गोल्डन राइस है वह क्या है, विटामिन ए समृद्ध धान है। देखिए सुनहरा धान यहीं पे लिखा है कि सुनहरा धान गोल्डन राइस जो विटामिन ए समृद्ध धान है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है यानी कि जो वनस्पतिक नाम होता है वह ओराइजा सटाइवा होता है, और यह एक ट्रांसजेनिक पादप है, ट्रांसजेनिक पादप है। इसमें बीटा कैरोटीन जीन मिलाया गया है। किस पौधे से, डैफोडिल नामक जो पौधा होता है, पुष्प होता है, उससे बीटा कैरोटीन जीन मिलाया जाता है। बीटा कैरोटीन जीन में क्या होता है, प्रोविटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, इस कारण जो सुनहरा धान होता है गोल्डन राइस में विटामिन ए समृद्ध धान होता है। चाहे या हम लोग चावल खाएंगे तो हमको विटामिन ए भी मिलेगा। देखिए किस प्रकार किया जाता है, तो डैफोडिल नामक पौधा लिया जाता है और एक प्लाज्मिड लिया जाता है, पौधा जो है उसका प्लाज्मिड लिया जाता है। दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से काट के अलग किया जाता है। प्लाज्मिड का भी कुछ भाग लिया जाता है, डैफोडिल का भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बीटा कैरोटीन जीन को निकाल लिया जाता है। अब उसके बाद एक पात्र में इन दोनों को रख दिया जाता है। ठीक है, और इसमें बीटा कैरोटीन जीन एक पात्र में इसको रखते हैं, तो बीटा कैरोटीन जीन और यह जो प्लाज्मिड है यह दोनों क्या जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। यह पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं और और यह इंटर कर देते हैं पुनर्योगज डीएनए के द्वारा इंटर इन टेम्पलिन स्ट्रेन इन राइस में क्या करते हैं, प्रवेश कर लेते हैं, जिससे गोल्डन राइस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही रह देते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग बीटी टॉक्सिन जो कि कीट के आंत में प्रवेश करता है और कीट मर जाता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपसे शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।